हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप ठीक ही होंगे। ठीक है। और जैसा कि मैंने बोला था कि प्रत्येक दिन एक वीडियो मैं डालूंगा, तो उसी को नज़र रखते हुए आज एक नया वीडियो फिर से बनाने का प्रयास कर रहा हूं, जो स्पेशल रूप से क्लास 9th के बच्चों के लिए है। एनसीईआरटी और बिहार टेक्स्ट बुक पर आधारित है। ठीक है। और कंपटीशन वाले बच्चे को भी फ़ायदा हो सकता है। ठीक है। कल जहाँ तक मैंने पढ़ा दिया था भारत स्थिति और विस्तार में, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज स्टार मार्क की संख्या में थोड़ा सा कुछ वृद्धि होगी। देखते हैं। पहला जो टॉपिक है, अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार का प्रभाव भारत में। अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार का प्रभाव भारत में देख लेते हैं। पहले हम समझ लेते हैं थोड़ा सा ब्रीफ में। अक्षांशीय, देखो ग्लोब में ठीक है, इस प्रकार की बहुत सारी रेखाएं हैं। बहुत सारी नहीं, मतलब 90 ऊपर 90 नीचा। ठीक है। तो कितना हो गया 180। ठीक। अगर इन सभी अक्षांशों को, इन सभी रेखाओं को, जो एक काल्पनिक रेखाएं हैं, इसी को हम बोलते हैं अक्षांश। ठीक है। लैटिट्यूड। ठीक। और इसी ग्लोब में दोनों ध्रुवों को जो जोड़ती है रेखाएं, काल्पनिक रेखाएं, इनकी संख्या 360 है। ठीक है। याद रखिएगा, ये दोनों ध्रुव से होकर निकलती है। ठीक है। इसको बोलते हैं देशांतर। विश्व के तमाम देशों से होकर गुजरती है, विश्व के तमाम महासागरों से होकर गुजरती है। ठीक है। इसलिए इनको ध्यान रखना है। और यह भी हमारे देश के स्थिति को प्रभावित करता है। ठीक है। और उसी के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। इनकी संख्या 180 या 181 अगर विषुवत रेखा को लेकर चलते हैं तो, और इनकी संख्या कुल है 360। ठीक है। भारत के अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार का प्रभाव तापमान, मौसम, समय आदि पर पड़ता है। बिल्कुल, भारत के अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार का जो प्रभाव है तापमान पर भी पड़ेगा, उनके वहाँ मौजूदा मौसम पर भी पड़ेगा और टाइम पर भी पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि इस अक्षांश से जितनी जितनी दूरी अक्षांश अगर हम बढ़ाते हैं, ठीक है, तो टेम्परेचर कम होते चले जाएगा। ठीक है। उसी बातों को आगे चलकर यहाँ हम समझाए हैं। एक बढ़ते अक्षांश के अनुसार तापमान घटता है। ठीक है। वैसे तो बोले जैसे जैसे अक्षांश बढ़ेगा, मतलब ध्रुव की तरफ जाएंगे, तो टेम्परेचर में क्या होगी, कमी होगी, क्योंकि किरणें तिरछी होती है। टेम्परेचर में कमी होने के कारण है कि सूर्य की किरणें लंबवत न होकर तिरछी होती है, अर्थात उस धरातल पर सूर्य की किरणें डायरेक्ट नहीं पड़कर तिरछा पड़ता है, जिसके कारण क्या होती है, ठंड पड़ती है, अर्थात उसकी दूरी विषुवत रेखा से बढ़ती जाती है। जो विषुवत रेखा, अगर इसको हम विषुवत रेखा मानते हैं, 0 डिग्री अक्षांश, ठीक है, तो जैसे जैसे अक्षांश बढ़ेगा तापमान घटेगा। कारण यह है कि विषुवत रेखा से वह दूर जाती है। ठीक। यही कारण है कि केरल और तमिलनाडु में, जो कि विषुवत रेखा के निकट है, सदा तापमान अधिक रहता है, और जम्मू कश्मीर में, जो विषुवत रेखा से काफ़ी दूर है, तापमान बहुत कम रहता है, जिसका प्रभाव वहाँ की खेती, खान पान एवं वेशभूषा दिनचर्या पर पड़ता है। ठीक है। थोड़ी सी और विस्तार समझाते हैं। भारत के सापेक्ष में बात करते हैं। ठीक है। बहुत सारी अक्षांश रेखाएं भारत से होकर गुजरी है प्रत्येक डिग्री पर। ठीक है। ऐसे माने तो पूरी अक्षांशों की संख्या भारत में जो गुजरी है वो मुख्य भूमि पर 29 है, और पूरे भारत जिसमें अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप भी आइलैंड आ जाएंगे तो उनकी संख्या तब वर्ग हो जाएगी 31। अक्षांशों की संख्या हम बात किए हैं। ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं
कि यह विषुवत रेखा तो नीचे होगा, ठीक है, विषुवत रेखा नीचे हो, मान लेते हैं नीचे विषुवत रेखा है, क्योंकि भारत का जो अक्षांश जो शुरू होता है वह 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ अक्षांश से, भारत का जो अक्षांश शुरू होगा 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू हो जाती है। तो वहाँ से अगर काउंट करें, ठीक है, ऊपर जाएंगे तो इस तरह से अक्षांश, जो ऊपर जाने का मतलब है ऊपर जाने का मतलब है, ठीक है, अक्षांशों में वृद्धि, ठीक। अब देखिए 1 मिनट, यहाँ जिसे कह रहा है कि तमिलनाडु में गर्मी, बीच में मान लेते हैं 0 डिग्री अक्षांश है, यहाँ ये 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश यहाँ से नज़दीक है, ये थोड़ा सा और दूर है, ये और दूर है, ये और दूर है, ये और, मतलब अक्षांशों की संख्या में जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे ऊपर की ओर, ठीक है, टेम्परेचर में कमी होते जाएगा। कारण है कि ये विषुवत रेखा से दूर होते चली जाती है। एक्चुअली होता क्या है आपको मैं बता दूं, अब उसी से आप समझ जाइएगा कि ऐसा हो क्यों रहा है, ठीक है। ये है विषुवत रेखा, विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश, ठीक है। ये है कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये है मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। सूर्य की जो किरणें होती है इन्हीं के बीच हमेशा बनी रहेगी, हमेशा सूर्य की किरणें हमेशा इन्हीं के बीच बनी रहेगी, और यही पूरा क्षेत्र उष्ण कटिबंध के नाम से जानी जाती है। फिर पूरा टॉरिड जोन है, ये उष्ण जोन है, हमेशा सूर्य की किरणें लंबवत बनी रहेगी हमेशा ही। जैसे और इस अब इधर जो भी सूर्य की किरणें पड़ेगी वो पड़ेंगे तिरछे, क्या कैसा पड़ेगा, तिरछा, शीतोष्ण, हल्का ठंडा, ध्रुवीय क्षेत्र का प्रभाव होगा, ये उष्ण का भी प्रभाव होगा, शीतोष्ण जस्ट नीचे भी सेम उसी तरह से। तो वही हम कह रहे हैं कि यह जो क्षेत्र, इसी में कर्क रेखा जो है, ये कर्क रेखा जो भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। समझिए बात को फिर से, मिटा के बना देते हैं। ये जो विषुवत रेखा है और ये भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है और विषुवत रेखा के नज़दीक है। तो विषुवत रेखा के बीच में, विषुवत रेखा के जो भी देख रहे हैं ना, कर्क रेखा, ये दक्षिण का क्षेत्र, ये जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है यहाँ हमेशा गर्मी बना रहेगा, और जैसे कर्क रेखा से ऊपर जाएंगे तापमान में कमी हो जाती है। कारण यह है कि सूर्य की किरणें क्या होती है, हमेशा छिछला या तिरछा पड़ती है, ठीक। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारत के बीच से होकर गुजरती है, भारत के बीच से होकर गुजरती है, और इस रेखा के उत्तर वाले भूभाग में सूर्य की किरणें कभी लंबवत पड़ती नहीं है। ये जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा के उत्तर वाले भाग, कर्क रेखा के, एक बार फिर से हम देखते हैं थोड़ा सा बड़ा साइज में। ये जो कर्क रेखा के जो उत्तर में जो है सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती ही नहीं है, लंबवत हमेशा इस साइड रहेगा, तो गर्मी हमेशा इधर बनी रहेगी तमिलनाडु केरल जैसे राज्य में। और कर्क रेखा के ऊपर सूर्य लंबवत पड़ती नहीं है, तो ठंड हमेशा हल्का, जो कर्क रेखा के आसपास है वहाँ हल्की गर्मी बनी रहेगी, ठीक है। अतः उत्तरी भाग शीतोष्ण क्षेत्र बन जाता है। ये जो उत्तर का भाग है, ये ऊपर वाला कर्क रेखा के उत्तर, ये शीतोष्ण का भाग बन जाता है, ठीक है। कर्क रेखा के दक्षिण भाग में, ठीक है, सूर्य की किरणें किसी न किसी स्थान पर किसी समय लंबवत अवश्य पड़ती है, अतः यह क्षेत्र उष्ण का क्षेत्र होता है, टॉरिड जोन जो बोले इससे पहले। पूरे पृथ्वी की स्थिति वही रहता है, हम भारत के सापेक्ष में बात कर रहे हैं, तो कर्क रेखा को लेकर हम लोग चल सकते हैं। देशांतरीय विस्तार का प्रभाव समय पर पड़ता है, बिल्कुल। देशांतरीय
विस्तार का प्रभाव जो है समय पर भी पड़ता है। देशांतर की दूरी ग्रीनविच से मापी जाती है। जो देशांतर की दूरी है जो है वो कहाँ से मापी जाती है? ग्रीनविच से। ग्रीनविच पड़ता है लंदन में। कहाँ पड़ता है? लंदन में। ठीक है, याद रखिए बीचों बीच मान लेते हैं ये 0 डिग्री देशांतर है। ठीक है, और ये जो काल्पनिक रेखाएं हैं, ठीक है, अक्सर जो भी देशांतर होगा वो दोनों ध्रुव को टच करेगा। ठीक, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ये है दक्षिण ध्रुव, ये है उत्तर ध्रुव। ठीक है, तो ये 0 डिग्री है ना, तो वही कह रहा है कि देशांतर की दूरी ग्रीनविच से मापी, यहीं से किसी चीज़ की दूरी हम क्या करेंगे? मापेंगे। ज्यों ज्यों पश्चिम से पूरब की ओर, ज्यों ज्यों पश्चिम से पूरब, इधर पूरब है और इधर है पश्चिम, ज्यों ज्यों पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ते हैं समय बढ़ता है। बिल्कुल, इसीलिए ना भारत क्या पूरब की तरफ है, तो भारत पूरब की तरफ है तो समय भी उसमें बढ़ेगा। ये है 0 डिग्री। ठीक, एक यहाँ से जैसे जैसे एक चीज़ याद रखिएगा, 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर हो जाता है, तो 15 डिग्री में कितना मिनट का अंतर होगा? 60 मिनट, अर्थात 1 घंटा का। और भारत का जो मानक समय माना गया है वो 82.5 डिग्री ईस्ट, पूरब की तरफ है तो हम लोग ईस्ट। ठीक है, तो इसी से कर लीजिए 15 82.5 डिग्री ईस्ट है। ठीक, देखिए और यहीं से जब इसमें निकालिएगा तो आपको 5.5 घंटा का अधिक मिलेगा। कहाँ से? देशांतर 0 डिग्री से। ठीक, तो और एक चीज़ और थोड़ा सा, ये 0 डिग्री देशांतर है ना, जस्ट इसके अपोजिट जो रेखाएं हैं वो है 180 डिग्री अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। ये याद रखिएगा हमेशा, ये जो अक्षांश देशांतर है उसके अपोजिट कोई दूसरा डिग्री होगा, दूसरा देशांतर होगा, दूसरा देशांतर होगा। ठीक है, अब मान लेते हैं कि ये है 5 डिग्री देशांतर, पश्चिमी देशांतर, तो उस साइड का जो देशांतर होगा, क्योंकि 0 डिग्री देशांतर प्लस 180 डिग्री देशांतर बराबर हमेशा 180 डिग्री। अगर मान लेते हैं एक देशांतर कितना 5 डिग्री का है, ठीक, प्लस 5 डिग्री का है, सॉरी, हाँ ठीक है, तो उस साइड का कितना होगा? उस साइड का तो 180 डिग्री माइनस 5 डिग्री कितना होगा? 5 7 175 डिग्री। तो याद रखिए, कभी कभी सवाल पूछता है कि 1 डिग्री अगर इस तरफ का देशांतर कोई दूसरा डिग्री है तो उस तरफ का देशांतर 180 से ही करना हमेशा, तो इस तरह से आप हम कर सकते हैं। ठीक, ये थोड़ा सा मैं बता दिया। देशांतर विस्तार का प्रभाव समय पड़ता है। देशांतर की दूरी ग्रीनविच से मापी जाती है। जो जो पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हैं समय बढ़ता जाता है। जो जो पश्चिम की पूर्व की ओर बढ़ेंगे समय बढ़ता जाएगा। इसलिए न बोले जो भारत का जो मानक रेखा है वो ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है। 15 डिग्री देशांतर दूरी में लगभग 1 घंटा का अंतर होता है। अभी जस्ट बताया यहाँ। इसी कारण से अरुणाचल प्रदेश में जिस समय सूर्योदय होता है उससे ठीक 2 घंटा बाद कच्छ में सूर्योदय होता है। मतलब ये अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। यहाँ और यहाँ अगर 5 बजे सुबह हुआ है, 5 AM मॉर्निंग में, ठीक है, मान लेते हैं, तो यहाँ 7 AM में सूर्य दिखेगा। 2 घंटा का अंतर होगा। ठीक है,
2 घंटा का अंतर। तो वही चीज़ तो बोल रहा है, आप निकाल सकते हैं ना, यहाँ 2 देशांतर बताए थे आपको, बताए हुए थे ना। चलिए अब देखते हैं, इसी कारण से अनुशंसित हो गया। इससे ठीक 2 घंटा बाद कच्छ में सूर्योदय हो, या कच्छ जो है वो सूर्योदय होगा। अतः 82.5 डिग्री ईस्ट देशांतर रेखा को भारत का मानक यामयोत्तर माना जाएगा, IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो कि उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर से गुजरती है। हम लोग ने मिर्ज़ापुर से ही मान लिया, IST वहीं से गुजरती है, जो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। यहाँ कुछ मैंने इसको मेंशन भी किया हुआ है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, कुल 5 राज्यों से IST गुजरती है। और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, देख सकते हैं, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम होते हुए निकल जाती है। ग्रीनविच से भारत का समय 5 घंटा आगे है। कुल अक्षांश मुख्य भारत में 29 मैंने बताया भी था, तथा संपूर्ण भारत में 31 है। देशांतरों की संख्या कुल भारत में 30 है, और अक्षांश पूरे पृथ्वी पर 180 या 181 तब ले सकते हैं जब आप विषुवत रेखा को लेकर चलिएगा, तो 181, और देशांतरों की संख्या कुल जो है पूरी पृथ्वी पर 360 है। इस प्रकार छोटी सी जानकारी मैंने आपको दिया। तो ये तीसरा सेशन है, ठीक है, ये तीसरा सेशन है, और आगामी का जो सेशन होगा वो कल मैं आपको दूंगा, अपलोड करूंगा। ठीक है, आपको कैसा लगा? और एक्चुअली है क्या कि शाम 4 बजे तक तो ड्यूटी ही रहता है मेरा, तो टाइम निकाल के, आधा 1 घंटा टाइम निकाल के मैं ये आप लोग को देने का कार्य करता हूँ, शिक्षा। और मेरा उद्देश्य है कि शिक्षा पर तो ऐसे सबका समान अधिकार है, और देश के सभी बच्चों को ये जाए। छोटा सा प्रयास ही है, जितना संसाधन उतना ही देने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, धीरे धीरे मैं इसे और आगे भी बढ़ाने का कोशिश करूँगा। आज का जो है यहीं तक रखते हैं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।